नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन खलखो आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल खलखो क्लासेस में। और हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने कुछ शिक्षण के प्रकारों के कुछ वर्गीकरण को देखा था। आज उसके आगे हम अन्य वर्गीकरण के कुछ प्रकार हैं जिनको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शैक्षिक प्रबंध के आधार पर मुख्य तौर पर ये चौथा वर्गीकरण का आधार है। अंग्रेजी में आप इसे नंबर डी पे रखेंगे। शैक्षिक प्रबंध व्यवस्था या मैनेजमेंट के आधार पर शिक्षा को वर्गीकृत किया गया है या शिक्षण व्यवस्था को वर्गीकृत किया गया है। ये कौन कौन सी है इसे देख लेते हैं। शैक्षिक प्रबंध या मैनेजमेंट होता है, उसके आधार पर जो पहली व्यवस्था है वह है अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था। अनौपचारिक एक है, औपचारिक और एक है निचरित्र। इस तरीके से प्रबंध या मैनेजमेंट के आधार पर शिक्षा की ये तीन अलग अलग श्रेणियाँ पाई जाती हैं या प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो आमतौर पर कहा जाता है कि यह शिक्षा का वह प्रकार है जिसमें आमतौर पर कोई शिक्षण संस्थान हो ये आवश्यक नहीं है। शिक्षा और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, किंतु इसमें संस्थानों का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता है और यह घरों में, परिवारों में, समाजों में, अपने आसपास हम किसी दूसरे से और दूसरे हमसे कम या ज़्यादा मात्रा में ज्ञान की बातों का कुछ आदान प्रदान करते हैं और दरअसल यही अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। एक औपचारिक शिक्षा होती है जिसमें कुछ डिग्रियां प्रदान की जाती हैं, कुछ योग्यता प्रदान की जाती है और आमतौर पर कहा जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में मुख्य तौर पर शिक्षण संस्थानों की एक अहम भूमिका होती है और मुख्य तौर पर शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ही छात्र और शिक्षक एक दूसरे से संवाद स्थापित कर पाते हैं और शिक्षा व्यवस्था संपन्न हो पाती है। इसके बाद नंबर 3 पे एक शिक्षा का और प्रकार है शैक्षिक प्रबंध व्यवस्था के आधार पर, जिसे कहा जाता है निचरित्र शिक्षा व्यवस्था। निचरित्र शिक्षा व्यवस्था अर्थात सीखने और सिखाने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी तरीके का एक स्पष्ट स्वरूप नजर ना आए कि वास्तव में वह शिक्षा किस तरह की शिक्षा है, तो इसीलिए हम निचरित्र शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। ये तो हो गया शैक्षिक प्रबंध व्यवस्था के आधार पर। इसके बाद हम एक और प्रकार पर आते हैं जिसके आधार पर शिक्षण के प्रकारों को निर्धारित किया जाता है। वर्गीकरण का एक अन्य आधार, इसे मैं मिटा देता हूं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। अगला जो शिक्षण का प्रकार है वो शिक्षण के स्वरूप के आधार पर है। शिक्षण स्वरूप के, यहां मैंने 2 बार लिख दिया। शिक्षण स्वरूप के आधार पर आइए देखते हैं शिक्षण स्वरूप के आधार पर कौन कौन सी मुख्य तौर पर शिक्षा व्यवस्थाएं पाई जाती हैं जो कि शिक्षण के प्रकारों में शामिल है। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर मुख्य तौर पर 3 तरह की शिक्षण व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला है वर्णात्मक शिक्षण। यहां मैं लिख दे रहा हूं वर्णात्मक शिक्षण। दूसरा जो प्रकार है
वह है निदानात्मक, और तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। आइए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला जो कहता है वर्णात्मक शिक्षण व्यवस्था। वर्णात्मक शिक्षण व्यवस्था होती क्या है? तो मान लीजिए किसी शिक्षण संस्थान में जो पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है वह एक व्याख्या के तौर पर पुस्तकों में संकलित किया जाता है, जिसे आमतौर पर हम कहते हैं कि यह एक शिक्षा का वर्णात्मक या डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, जिसमें कोई एक विषय होता है, उसके छोटे से छोटे टॉपिक को काफ़ी विस्तारित रूप में समझाने का प्रयास किया गया होता है, और यहाँ पर एक तरह से नॉलेज या ज्ञान की प्राप्ति की जाती है वर्णन के तौर पर। कोई भी विषय वस्तु हो जिसका एक विशद वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, और यहाँ पर ज्ञान अर्जन का काम होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है, जिसे हम वर्णात्मक शिक्षण व्यवस्था कहते हैं। निदानात्मक शिक्षण व्यवस्था की बात करते हैं। निदानात्मक शिक्षण व्यवस्था जिसमें कुछ समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि इसमें प्रश्नावलियों के द्वारा विशेष तौर पर शिक्षा व्यवस्थाएं चलती हैं, और कुछ प्रश्न रखे जाते हैं, कुछ समस्याएं रखी जाती हैं, समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। शिक्षण स्वरूप के आधार पर एक तीसरा प्रकार है जिसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षा। उपचारात्मक शिक्षा क्या होता है? तो जिस तरीके से एक मानव होता है, अगर मानव अस्वस्थ हो तो उसे दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके माध्यम से वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। उसी तरीके से कहा जाता है कि एक अज्ञानी मनुष्य को जब ज्ञान रूपी उपचार दिया जाता है तो वह एक विचार से प्राणी बनता है, और एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो कि एक सामाजिक प्राणी बनता है, जिनमें कुछ मानवीय गुणों का विकास होता है। और दरअसल शिक्षा का वह स्वरूप जिसमें एक मानव को बेहतर सामाजिक इंसान बनने में सहायता करे, दरअसल वही उपचारात्मक शिक्षा कहलाती है। ये तीन अलग अलग प्रकार थे जो कि शिक्षण स्वरूप के आधार पर थे। एक अंतिम प्रकार जो है, जो शिक्षण के वर्गीकरण का आधार बनता है, उसे हम देख लेते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। छठे क्रम पे या जो छठवां प्रकार है वह है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। कहा जाता है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण को कुछ निश्चित भागों में विभाजित किया गया है, और यह भी दरअसल उसके प्रकारों के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रस्तुतिकरण। यहाँ मैं कॉलम में लिख दे रहा हूँ। प्रस्तुतिकरण, और एक अन्य प्रकार है प्रदर्शन और क्रिया या एक्शन। इन तीनों को थोड़ा सा समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन, मान लीजिए कोई क्लासरूम है, कोई कक्षा है जहाँ पर एक शिक्षक प्रवेश करता है। अब वह प्रवेश करेगा और कुछ तथ्यों के साथ आएगा। वह शायद संभव है पुस्तकों के साथ आए और अपना कॉपी या नोट्स भी ला सकता है, वह मानचित्र भी ला सकता है, और कक्षा में प्रवेश जब करता है वह थोड़ा सा
परिचय अपना देता है या परिचय प्राप्त करता है छात्रों से और क्या पढ़ाना है उसके बारे में संक्षिप्त सा वहाँ परिचय देता है। दरअसल वही प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन कहलाता है। प्रेजेंटेशन में जो आगे की प्रक्रिया होती है वही प्रदर्शन कहलाता है। अर्थात कोई विषय होता है जिसके टॉपिक को हम वहाँ थोड़ा सा विस्तार रूप में या डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, वही प्रदर्शन कहलाता है। प्रदर्शन के बाद एक आखिरी जो क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं एक्शन या क्रिया। कहा जाता है कि एक कक्षा में एक छात्र होता है, एक शिक्षक होता है, दोनों के मध्य परस्पर संवाद गतिविधियां स्थापित होती हैं और शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर तरीके से सिखाने हेतु उनसे कुछ सवाल जवाब करता है और साथ ही अपने व्याख्यान के दौरान वह श्यामपट्ट का उपयोग करता है, मानचित्रों का उपयोग करता है, बहुत सारे संदर्भों का भी उदाहरण देता है और इस तरीके से पूरा एक प्रक्रिया चलता है जिसे हम क्रिया या एक्शन कहते हैं। और इस तरीके से ये तीनों शिक्षण के अलग अलग प्रकार माने जाते हैं और इन आधारों पर शिक्षण को विभाजित करने का प्रयास किया गया है। ये तो थे शिक्षण के कुछ चुनिंदा प्रकार। और इसके बाद जब कल हम आएंगे तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं और उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं को। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।